Hello friends, welcome back to IITN Academy. Myself कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। आज हमारे साथ है कनिक शर्मा जी, जो कि PhD स्कॉलर हैं, IIT खड़गपुर से कर रहे हैं ये। और इनका जो MSc है वो भी IIT खड़गपुर से हुआ है। और इनका जो गेट 2019 ऑल इंडिया रैंक जो है 57 है। इन्होंने 2 बार जो JRF है वो किया है, इनका ऑल इंडिया रैंक 35 था। और BHU पेट जो है 2017 के अंदर इनका ऑल इंडिया रैंक 25 एंड IIT JM के अंदर इनका रैंक है 27। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स से ये एमएससी की है, पीएचडी कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं इतनी अच्छी रैंक कैसे आई सर, की इन्होंने कोचिंग की है या सेल्फ स्टडी की है। उसके बाद में हम जानना चाहेंगे सर से कि इसमें जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, फील्ड वर्क कैसे होता है और इंटर्नशिप कहाँ लगती है और उनका प्लेसमेंट होता है या नहीं होता। तो बताइए सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कनिष्क शर्मा। मैं जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट आईआईटी खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी चंडीगढ़ से की है और मैंने अपनी मास्टर्स डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स आईआईटी खड़गपुर से की है। और आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर एक एक करके दूंगा। तो सबसे पहले जैम आईआईटी जैम की बात कर लेते हैं। तो ओके सर। आईआईटी जैम जियोलॉजी में आपको, मेरे अकॉर्डिंग, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, यस सर। क्योंकि अगर आप थर्ड ईयर में डेडिकेटेडली आप अगर तैयारी करते हैं, अपनी बुक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन नोट्स और एनीथिंग एल्स, अगर आप बुक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, बुक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आईआईटी जैम जियोलॉजी में कुछ ऐसा लेवल नहीं आता है कि बहुत डिफरेंट आता है वो, कि आपकी पढ़ाई से डिफरेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से 1 साल लगाएंगे या 6 महीने लगाएंगे अच्छे से, तो आई एम श्योर, मैं गारंटी देके कहता हूँ कि अगर आप वो 3 घंटे अच्छे से पेपर देंगे तो आपका जैम आसानी से क्लियर हो। और जैम में आजकल सीट्स बढ़ भी गई हैं, क्योंकि आईएसएम का पहले अलग पेपर होता था, आईआईटी आईएसएम धनबाद का। तो वो सीट्स भी अब जैम में इंक्लूड होने के कारण तो सीट्स भी बढ़ गई हैं, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे ही लोगों को थोड़ा वो लगता है कि काफी मुश्किल है जैम, बट जैम बहुत आसान है। कोई भी स्टूडेंट, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज, कोई भी स्टूडेंट जैम आसानी से अपने सिलेबस को कवर करके क्लियर कर सकता है। ओके सर, तो कौन कौन उसके सी। बाद आपने, हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ। कौन कौन सी सर आईआईटी है जो कि जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट है आईआईटी में। ओके, तो जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट आईआईटी 5 आईआईटीज में है जो ओके। एमएससी ऑफर करती हैं। तो उनमें से सबसे पहले है आईआईटी बॉम्बे, उसमें 30 सीट्स हैं लगभग। ओके और सर। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी खड़गपुर में 30 सीट्स हैं। रुड़की में 15-16 सीट्स हैं, आई एम नॉट श्योर 15 हैं या 20 हैं, ओके सर। बट नॉट 30। और उसके बाद भुवनेश्वर में भी 30 सीट्स हैं, और आईएसएम में नॉर्मली 60 सीट्स होती हैं, आई एम नॉट श्योर, बट 60 अबव ही होती हैं। ओके तो सर। ये कुल मिला के मतलब 150 टू 200 सीट्स हैं जियोलॉजी की, जो उसमें है, जैम में है। तो ओके अगर सर। आप इस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जैसे इसमें रैंक लाते हैं, तो अगर जनरल कैटेगरी के हो तो टॉप 100 या टॉप 100 में रैंक ले आएंगे तो आपको आईएसएम, आपको कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगी। और ऐसे ही कैटेगरी वाइज आप रैंक का आइडिया लगा सकते हैं। ओके सर, एमएससी जो स्टूडेंट करते हैं उनका प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है सर, आईआईटी खड़गपुर का या किसी भी आईआईटी का, अगर जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट से वो होते हैं तो। कि अगर मैं पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड देखूं, ओके सर। तो हर आईआईटी में ऐसे कंपनीज रोटेशन वाइज स्टूडेंट्स लेती हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज में वेदांता, केन ऑयल, वेदांता ऑयल एंड गैस है, श्लम्बर्जर है, आजकल एक्सोन मोबिल भी स्टूडेंट्स ले रही है, यस सर। तो हैलिबर्टन है। ऐसी प्राइवेट कंपनीज है, ऑयल कंपनीज है। और इसके अलावा कुछ पीएसयूज भी आती हैं, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड आती है, ओएनजीसी आती है, एमईसीएल कई बार आती है। बट तो इसका कुछ ऐसा नहीं है कि श्योर है कि आना ही आना है, बट वो रोटेशन में आते हैं कि इस साल इस आईआईटी में गए हैं, इस साल इस आईआईटी में, या 2-3 आईआईटीज में जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज 30 बच्चों के बैच में 10-15 की प्लेसमेंट होने के आराम से चांस होते हैं प्राइवेट और पीएसयू कंपनी, सही है सर। ऑन एन एवरेज। हो सकता है कि आपकी आपकी बारी में एक भी ना हो सकता है आपकी बारी में 15 से 20 हो जाए। ओके तो सर। ये चांसेस होते हैं, बट हाँ, ऑन एन एवरेज 10 बंदों की तो प्लेसमेंट होना नॉर्मल बात है। जैसे हर आईआईटी में ही है यही सिनेरियो। ओके सर। और सर एमएससी जब स्टूडेंट करते हैं तो क्या फील्ड वर्क होता है क्या इसमें आपके डिपार्टमेंट में। हाँ जी, हर क्लास में जियोलॉजी में फील्ड वर्क होता है। जैसे हमारा बैचलर्स में फील्ड वर्क भी हुआ है,
पर बैचलर्स के फील्ड वर्क उतने लंबे नहीं चलते हैं। यस सर। जैसे 5-5 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, 1 हफ्ते का फील्ड वर्क होता है। पर जैसे ही अब मैं आईआईटी खड़गपुर में आया, तो यहाँ पे 1 महीने से 40 दिन का फील्ड वर्क, तो उसमें सीखने को ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आईआईटी के टीचर्स हैं जो, वो आपको आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ना कि वो एक दिन आपको सिखाएँगे। जैसे फील्ड में हमें लेके गए थे, ओडिशा में हमारा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का फील्ड हुआ। ओके। तो वहाँ पे हमें डिटेल्ड मैपिंग भी की है हमने आउटक्रॉप्स की, और हमने बैंड ट्रेसिंग मैपिंग, मतलब और रीजनल स्केल मैपिंग भी की। तो उसके लिए हमें टीचर्स ने बस पहले दिन एक इंट्रोडक्शन दे दी कि कैसे-कैसे काम करना है, और उसके बाद हमारे ग्रुप्स डिवाइड करके हमें इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया है, और हमने सारा वर्क 15-20 दिन जितना भी काम हुआ है, खुद ब खुद किया है, और बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा फील्ड वर्क होता है, क्योंकि लंबा फील्ड वर्क चलता है और आपको खुद करना होता है सब कुछ। तो आपको रिपोर्ट एंड में खुद सबमिट करनी है, खुद बना के। तो ओके। उसमें काफ़ी कुछ सीखते हैं सब। ओके सर। एक सर इंटर्नशिप भी होती है क्या इसमें, डिपार्टमेंट में? इंटर्नशिप ऐसा होता है कि अगर एमएससी, अगर आप बीएससी में हैं, तो बीएससी सेकंड से लेके एमएससी फर्स्ट ईयर तक आप कभी भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। ओके तो सर। इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और बहुत हेल्पफुल भी होती है, क्योंकि आपकी समर वेकेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन 2 में। तो जैसे कि इंटर्नशिप का मैं आपको बताऊँ, तो हर पीएसयू इंटर्नशिप ऑफर करती है। पीएसयू मतलब जैसे कि ओएनजीसी भी इंटर्नशिप हर साल ऑफर करती है यस सर। इन स्टूडेंट्स। उसके बाद कोल इंडिया भी इंटर्नशिप देती है हर साल। बहुत ईज़ी एप्लीकेशन है, हर किसी की एप्लीकेशन रिसीव, मतलब अप्रूव हो जाती है, और हर किसी को इंटर्नशिप मिल सकती है। इतनी इंटर्नशिप्स अवेलेबल होती है। और इसके अलावा अगर आपको फंडेड इंटर्नशिप करनी है, तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप करवाता है। फिर हमारा इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज एक एनुअल इंटर्नशिप का ऑफर देता है, जिसे एसआरएफपी कहते हैं। यस सर। और वो समर रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम, कुछ ऐसा नाम है उसका। मेरा भी उसमें ही हुआ था। वो आपको पर मंथ 10,000 रुपीज भी देंगे, प्लस आपका सारा खर्चा भी देंगे, रहने का, जाने आने का। और आपको एक इंडिया के किसी प्रीमियर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप मिली। जैसे मुझे मिली थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा में। तो वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैंने सी बेड मतलब मतलब ओशियन के 5 किलोमीटर नीचे के सेडिमेंट्स पे काम किया था मैंने। सो बहुत कुछ सीखने को मिला कि वहाँ सेडिमेंट्स कैसे होते हैं, क्या होता है। तो मतलब अगर आप एसआरएफपी के थ्रू जाते हैं, तो आपका बहुत, मतलब बढ़िया रह जाती है इंटर्नशिप। एक तो गवर्नमेंट इंटर्नशिप है, फंडेड इंटर्नशिप है, और आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट में काम करने का मौका मिलता है। तो ओके। इंटर्नशिप की बहुत अपॉर्चुनिटी है इस जियोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके सर। तो सर और गवर्नमेंट सेक्टर क्या-क्या है इसके अंदर? गवर्नमेंट सेक्टर, आप जॉब की बात कर रहे हैं या फिर जॉब के लिए जॉब सर? की बात कर? यस सर। ओके, जॉब के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से जियोलॉजी में है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से कंपेयर करें, तो यहाँ प्राइवेट से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी है। पर अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब लेनी है, तो थोड़ी मेहनत आपको, मतलब दूसरों से अलग हट के थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि अब सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, सबसे ईजिएस्ट मैं कहूंगा जियोलॉजी में अपॉर्चुनिटी है, और सबसे बेस्ट भी वही है, कि आप गेट में अच्छा रैंक लाएं। यस सर। और ओएनजीसी की, अगर आपका गेट में अच्छा रैंक है, अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंग अच्छा रैंक है, तो अगर आपको सिर्फ और कुछ नहीं करना है, आपको गेट में रैंक लेके एक इंटरव्यू होती है ओएनजीसी की। वो इंटरव्यू भी बहुत बहुत मुश्किल नहीं होती है, पर बस वो इंटरव्यू क्लियर करनी है, और आपको 20 लाख पर एनम पैकेज लगता है, और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है एक पीएसयू में। वेल एस्टेब्लिश्ड पीएसयू है ओएनजीसी, आपको सबको पता ही है। तो ओएनजीसी में जॉब लेना मेरे हिसाब से, अगर आप मेहनत करते हैं, तो सबसे इजी है। और उसके बाद अगर मैं ऐसे ही और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊं, तो गेट सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको गेट हमेशा दे के रखना है। जब भी आप एमएससी सेकंड ईयर में हो, आप गेट जरूर दें, क्योंकि गेट से आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे पहला ओएनजीसी हो गया, यस फिर सर। कई बार कोल इंडिया भी गेट से बच्चे रिक्रूट करता है, गेट रैंक के बेसिस पे। यस सर। इसके बाद आपको मिनरल एक्सप्लोरेशन, एमईसीएल है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इंडिया का, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर है। तो वो भी एमईसीएल जो है, वो भी कई बार गेट से बच्चे रिक्रूट करता है। ऐसे ही मेरा एक दोस्त गेट के थ्रू डीआरडीओ में एज अ साइंटिस्ट लगा है। तो गेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
गेट की आप तैयारी हमेशा एमएससी सेकंड ईयर में तैयारी, जैसे ही आप एमएससी सेकंड ईयर में होते हो, आप गेट की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि गेट से आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और सर ये जो नेट तो जेआरएफ है, उसका क्या बेनिफिट मिलता है आगे चल के? तो नेट जेआरएफ में जैसे आपको, जैसे मेरा तो यहाँ तो आईआईटी में तो वो था जॉइंट एमएससी पीएचडी, यस सर। तो मेरा जेआरएफ 2 बार क्लियर किया हुआ, इतना यूज नहीं हुआ। बट अगर आपको कहीं और से, जैसे मेरे को कहीं और से पीएचडी करनी होती, आईआईटी खड़गपुर से नहीं करनी होती, यस सर। तो मेरे पास एक सोर्स था, वो एक अ, किसका, वो स्कॉलरशिप का सोर्स है, ओके। स्टाइपेंड का सोर्स है। अगर मेरे को आईआईटी बॉम्बे से करनी थी या किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से, रिसर्च लैब से करनी थी, तो मेरे पास वो जेआरएफ एक वो है, मेरे लिए स्कॉलरशिप का सोर्स है। और सर तो उससे मेरे को स्टाइफंड कितना मिलता है यहाँ पर? जो जॉइंट एमएससी पी स्टाइपेंड हमारे जो जॉइंट एमएससी पीएचडी जॉइन करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए स्टाइफंड क्या रहता है? जॉइंट एमएससी पीएचडी में बहुत आपको फायदा होता है, मतलब आईआईटी खड़गपुर में स्पेशली सबसे ज्यादा स्टाइपेंड मिलता है आपको, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर में आपको एमएससी करते वक्त भी एक तो 1000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे, ओके सर, वो तो ठीक मिलता है। है। और अगर आप एमएससी ज्वाइन के साथ पीएचडी ज्वाइन कर लें, यस सर। तो एक्चुअली आपको मिलने थे 6000 पर मंथ एमएससी में। 6000 वो मिलते इसलिए थे। नहीं आपको देते, हाँ, क्योंकि वो आपको इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि आप पीएचडी ज्वाइन करोगे या नहीं। तो अगर आप पीएचडी ज्वाइन कर लोगे, तो वो जो 24 मंथ आपने एमएससी की है, यस सर। उसके 5000 पर मंथ भी बाद में आपको मिलेंगे। सो आपको पीएचडी का स्टाइपेंड तो मिलेगा 31,000 पर मंथ। ओके सर। उसके बाद आपको 1,24,000 वो वाला मिलेगा जो आपका बैकलॉग था एमएससी। तो ये एक्स्ट्रा भी आपको मिलते हैं जब आपकी रजिस्ट्रेशन होती है पीएचडी। तो ये फायदा है आईआईटी खड़गपुर से कि मतलब अगर आप पीएचडी करने का मन है, तो आईआईटी खड़गपुर से बेस्ट जगह इसलिए कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एमएससी में भी आपको 6000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है एक्स्ट्रा, कि आप पीएचडी करो, टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू डू पीएचडी इन आईआईटी खड़गपुर। ओके सो सर। आईआईटी खड़गपुर ये अपॉर्चुनिटी देता है। ऐसे ही गेट के बेस पे भी आपको पीएचडी मिल सकती है। अगर आपने जेआरएफ नहीं है, तो अगर आपका गेट क्वालिफाइड है, तो आपको तो भी स्टाइपेंड मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। और जो स्टूडेंट सर फॉरेन से अगर करना चाहते हैं पीएचडी, तो सर उनको क्या एग्जाम देना होता है? अगर आपको बाहर से पीएचडी करनी है, तो आपको पहले तो गवर्नमेंट की कई स्कॉलरशिप, ओके। जैसे एक शास्त्री प्रोग्राम है, हम्म। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल, कनाडा के साथ कोलैबोरेशन है उनकी। ओके सर। तो अगर आप अच्छा किसी, आपको इस सबसे पहले सबसे प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट टू डू अ पीएचडी इन फॉरेन कंट्री इज, आपको मेल करने पड़ते हैं, ओके सर। फॉरेन के प्रोफेसर के साथ लिंक अप करना पड़ता है। यस। आपको मेल करने पड़ेंगे, हो सकता है आपके 200 मेल पे भी कोई एक मेल का रिप्लाई है, पर आपको कभी, मतलब अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस रखनी होगी, आपको मेल पे मेल करना होगा। और अगर आपका कनेक्शन एक बार किसी प्रोफेसर से बन गया, या यस। उसको आपका साथ अच्छा लगा, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप देने के लिए काफी वो चीजें हैं, मतलब आप जीआरई कर लो, आप गवर्नमेंट की किसी स्कीम से फायदा उठा लो, पर मेन बात वही है कि आपका किसी के साथ बाहर लिंक बनना चाहिए। तो वो मेल से होगा, और मेल आपको ऐसी पेशेंस रखनी है कि 200-300 मेल करके भी आपको एक रिप्लाई आए, तो भी आपको पीछे नहीं हटना। सर अभी आपके दोस्त किसी गवर्नमेंट मतलब कहीं उनका प्लेसमेंट हुआ है क्या? एमएससी के जब टाइम आप कर रहे थे एमएससी आईआईटी खड़गपुर से, तो उस समय प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या था सर? एक्चुअली हमारे जो सीनियर्स थे, उनमें से 10-15 का प्लेसमेंट हुआ था, 10 का लगभग हुआ था 30 में से। ओके सर। पर हमारी बारी में थोड़ा कंपनीज जियोलॉजी से ना लेके जियोफिजिक्स से ज्यादा ले गए। अच्छा, जियो तो फिजिक्स। ये भी सिनेरियो रहता है कि जियोफिजिक्स की उनको रिक्वायरमेंट है या जियोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। तो हमारी बारी में ज्यादातर लोग अपने दम पे गेट क्लियर करके, 6-7 लोग हमारे, मेरी क्लासमेट्स, वो अभी ओएनजीसी में 20 लाख का पैकेज ओके सर। मिला है उनको, वो है। और एक और लड़के का गेट के बेसिस पे डीआरडीओ में एज साइंटिस्ट भी उसकी सिलेक्शन, वो भी गेजेटेड ऑफिसर है, और उसकी पोस्टिंग भी यहीं चंडीगढ़ में। तो गेट के बेसिस पे ही हमारे ज्यादातर बच्चे सिलेक्ट। तो सर 12th के बाद अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स, तो उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा सर, बताओ? तो जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स का 12th के बाद ऐसा है कि हर स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जियोलॉजी का कोर्स ऑफर करती है। जैसे मेरे को पता है कि वेस्ट बंगाल में तो बहुत हैं। जैसे मैं हिमाचल से हूँ, तो मेरे पास सबसे इजीली, मतलब यहाँ पे मेरे को लोकल कॉलेजेस में
मेरी स्टेट में कोई 5-6 कॉलेज ऐसे होंगे जो जियोलॉजी में बैचलर्स ऑफर कर रहा है। ओके। ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, जिसका आपको टेस्ट क्लियर करना है और आप एडमिशन ले सकते हैं और जियोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मेरे को पता है वेस्ट बंगाल में हर बहुत ज्यादा कॉलेजेस, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में उड़ीसा। जियोलॉजी का काफी अच्छा स्कोप है, यस सर। क्योंकि वहाँ हर ज्यादातर कॉलेजेस में ये है, जियोलॉजी है। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आईआईटी में भी है, और आईआईटी में जैसे खड़गपुर है, बॉम्बे है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करता है, जिसमें आपकी बैचलर्स और मास्टर्स इकट्ठी हो गया आईआईटी से। तो इसके लिए आपको जेई एडवांस्ड में अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। अच्छा इन द सेंस कि आपको मतलब इतना रैंक लाना पड़ेगा कि आपको जियोलॉजी में एडमिशन मिल जाए और आपका इंटीग्रेटेड कोर्स में हो जाए, एडमिशन हो जाए। क्योंकि अगर आप आईआईटी आते हैं तो आपको काफी सीखने को मिलेगा, और आपकी जो अगर आपने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों आईआईटी से किए हैं तो आपकी प्लेसमेंट के 100% चांस। मैंने 2 बैचेस पास आउट होते देखे हैं इंटीग्रेटेड के, और दोनों में जियोलॉजी के स्टूडेंट्स या जियो फिजिक्स के स्टूडेंट सबकी इंटर्नशिप भी लगी है और सबकी प्लेसमेंट भी, चाहे वो कोर जियोलॉजी में हुई हो, चाहे वो कोडिंग के बेसिस पे हुई हो, एनालिस्ट के पोस्ट पे हुई हो, किसी भी पोस्ट पे हुई हो, पर 100% प्लेसमेंट है। तो जियोलॉजी इज नॉट अ बैड ऑप्शन इन आईआईटी एज वेल। और इसके अलावा जियोलॉजी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जियोलॉजी की बहुत मतलब मैं कहूँ कि बहुत स्कोप है, क्योंकि जियोलॉजी से बहुत अलग अलग चीजें निकलती है। जैसे पेलियोंटोलॉजिस्ट मतलब जो डायनासोर वगैरह पुराने फॉसिल्स को स्टडी करके पुरानी लाइफ को स्टडी करता है। ऐसे पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट जो पेट्रोलियम के बारे में करता है। ऐसे पेट्रोलॉजिस्ट जो पत्थरों की स्टडी करता है कि पत्थर कैसे आए, कैसे बने, क्यों बने, कैसे रॉक साइकिल होता है, सब कुछ। ऐसे ही बहुत सारी ब्रांचेज है, जैसे मिटेरोलॉजिस्ट जैसे कि जो वेदर फोरकास्ट करता है। तो इसके बहुत स्कोप है। ऐसे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी बहुत स्कोप है। जैसे आर्कियोलॉजी में भी, जैसे आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया है, उसमें भी जियोलॉजिस्ट का काम है। ऐसे ही सर्वे ऑफ इंडिया है मैपिंग वाला, उसमें भी हमारा जियोलॉजिस्ट का काम होता है। फिर आता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी हर साल कोई, जैसे इस साल भी इसकी 80 पोस्ट है एज जियोलॉजिस्ट। ये एक गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट है, और आप साइंटिस्ट की तरह साइंटिस्ट बी की पोस्ट के इक्विवेलेंट है। और इसमें आपको प्रीलिमिनरी देन मेंस यूपीएससी कंडक्ट कराती है जियोलॉजिस्ट एग्जाम। और इसमें आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, जैसे आईएएस की तरह ही एग्जाम होता है। जैसे पहले प्रीलिमिनरी होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होती है। तो ये एग्जाम है, इसमें भी काफी गवर्नमेंट पोस्ट्स होती हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की भी पोस्ट निकलती है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, वो भी इसी टेस्ट के थ्रू होता है। फिर आपका असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, वो भी इसी यूपीएससी के थ्रू होता है। असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट की पोस्ट निकलती हैं। तो जियोलॉजी में बहुत स्कोप है इस गवर्नमेंट सेक्टर में, पर अगर आप मेहनत करते हैं तो आप ये टेस्ट आराम से क्लियर करेंगे और आप जॉब भी पालेंगे। और इसके बाद है आपका बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में आपने सुना होगा। वो मेनली स्पेसिफिकली उन्होंने द एक्सप्लोरेशन ऑफ यूरेनियम और या फिर अदर एटॉमिक मिनरल्स, जिनसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं ना, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जियोलॉजिस्ट की हर साल 10 से 20 पोस्ट निकलती, तो उसमें भी जियोलॉजिस्ट की रिक्रूटमेंट होती है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी गवर्नमेंट में ही ऐसी जॉब्स हैं। हर स्टेट का अपना डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी होता है, उसमें भी जियोलॉजिस्ट की पोस्ट होती है। उसमें माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है हर स्टेट में, माइनिंग माइनिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है, माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। देन अभी हर स्टेट में एक जल शक्ति विभाग बन गया है। जल शक्ति विभाग आपने सुना होगा, जो ग्राउंड वाटर पे मेनली फोकस करता है। तो उसमें भी जियोलॉजिस्ट की पोस्ट्स हैं। तो जियोलॉजी का ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ कहाँ जॉब निकल रही है, कौन सी जॉब निकल रही है, कैसे करना है। और मतलब अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, तो जॉब्स की कमी नहीं है। आप फ्री नहीं बैठेंगे अगर आप मेहनत करते रहें। तो ये जियोलॉजी का पूरा स्कोप है। जो आपके साथ मिलते हैं ना, बात करते हैं, तो आपने कभी ये समझा ही नहीं ये जूनियर है या ये क्या है, तो मतलब बहुत अच्छे से आप बात करते हो सर, इसकी वजह क्या है? वो तो वैसे हॉस्टल का माहौल ही ऐसा है कि मतलब हॉस्टल में जूनियर सीनियर का हमें कोई इतना वो नहीं है एक्चुअली। तो और आप मैथमेटिक्स के थे और मेरे रूममेट्स भी मैथमेटिक्स के थे दोनों।
तो मेरा मैथमेटिक्स वालों के साथ थोड़ा ज़्यादा दोस्ती भी थी और जूनियर सीनियर से इसलिए ज़्यादा दोस्ती बन गई मेरे। और हम क्रिकेट भी ज़्यादातर मैथमेटिक्स वालों के साथ ही खेलते थे, तो क्रिकेट जो हम स एक्टिविटीज़ करते थे हॉस्टल में, उसकी वजह से कोई ज़्यादा जूनियर सीनियर का ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा। तो थैंक यू सर, सही आपका था। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने बातें बताई स्टूडेंट्स को। थैंक यू सर।